हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ लॉज दैट मेक द बजट। आज मैं आपको बताऊंगी कि बजट किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से होकर पास होता है, और इस सेशन में बस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द लॉज रिलेटेड टू द पासिंग ऑफ द बजट। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इस बजट में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया गया है और ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि प्रपोज किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो अब देख लेते हैं। द जेनेसिस ऑफ द सेंट्रल बजट इन इंडिया गोज बैक टू 1860 when it was first introduced by then finance minister James Wilson 2 years after the transfer of Indian administration from the East India Company to the British Crown। हमारे देश में पहला बजट जो पास हुआ था और ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1860। उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दैट पर्सन वाज जेम्स विल्सन, और ये उस टाइम पे पास हुआ था जब हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफर हो गया था टू द ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। The budget is presented through 14 documents, some of which are mandated by the Constitution of India, while others are in the nature of explanatory documents. There are total number of 14 documents which are mandatorily to be presented in the Constitution by the Constitution of India. तो ऐसे 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम पेश करना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बजट, और उसके साथ साथ और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं which are actually explanatory in nature though not mandatory. The preparation of the budget for the approval of the legislature is a constitutional obligation. बजट का जो भी प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर के थ्रू ही पास होता है, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही। आर्टिकल 266 प्रोवाइड्स दैट नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। अब ये सवाल उठता है कि ये बजट का अमाउंट आता कहाँ से है। सो इट कम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गिवन अंडर आर्टिकल 266, और ये तभी हो सकता है कि अगर इससे रिलेटेड जो कानून है वो लेजिस्लेचर में पास होना चाहिए। लेजिस्लेचर मीन्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, दैट मीन्स द लोकसभा। हियर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस ऑफ सम अदर की एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ ये बजट डिफाइन है, कैसे डिफाइन है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरेस्टिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट स्पेसिफिकली यूज द वर्ड बजट। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लेइंग बिफोर Parliament an annual financial statement providing a statement of the estimated receipts and expenditure for the financial year। तो ये एक्चुअली बजट है क्या? बजट कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं ये कहीं डिफाइन नहीं है, बल्कि एक शब्द आता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 112, जो कि ये कहता है कि हर साल एक स्टेटमेंट देना है ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। हियर द वर्ड यूज्ड इज एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। एस्टिमेटेड का ये मतलब है कि सरकार इस साल कितना एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू का, मतलब कितना वो आय को एक्सपेक्ट कर रही है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैं पिछले साल की बात करूं, जैसे 2020 टू 2021, इसके जितने भी एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, जितने भी रेवेन्यू जनरेट हो चुके हैं, वो एक्चुअल में आएगा, वो एस्टिमेटेड फिगर में नहीं आएगा। तो हम आगे जानेंगे कि एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है। अब ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 112, फिर एप्रोप्रिएशन बिल्स आ गया आपका 114, फिर आपका आ गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गिवन अंडर 266, फिर फाइनेंस कमीशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 280। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो सबसे पहले बजट जब क्या कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में जब पास किया जाता है तो उसके पहले एक स्टेप आता है नोन एज डिमांड फॉर ग्रांट्स। The estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the annual financial statement are required to be voted by the Lok Sabha and submitted in the form of demand for grants as mandated by Article 113। अगर Article 113 की बात की जाए, deals with procedure in Parliament with respect to estimates। जो एक्सपेंडिचर होना है प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, उस एस्टिमेट को पहले तो एज अ रेज किया जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसी को कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि इतना अमाउंट चाहिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो पहले तो जो पहला जो स्टेप होता है
इट हैज टू बी पुट ऑन वोट। उस डिमांड फॉर ग्रांट्स को जितने भी हाउस ऑफ द पीपल में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो तो पहले उसे वोट करेंगे, उसके बाद ही वो आगे के स्टेप में जाएगा। दिस डिमांड्स आर अरेंज्ड मिनिस्ट्री वाइज एंड सेपरेट डिमांड फॉर ईच ऑफ दिस मेजर सर्विसेज इज प्रेजेंटेड। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होता है, जैसे कि हमने देखा है बजट में कि हर मिनिस्ट्रीज को, कोई प्रोजेक्ट को, कोई स्कीम को कुछ अमाउंट एलोकेट किया जाता है, तो इन सबका एस्टिमेट बना के डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में इसे प्रेजेंट करके पहले तो इसे वोटिंग पे रखा जाता है। नेक्स्ट कम्स एप्रोप्रिएशन बिल। Pursuant to the demand for grants, the appropriation bill is introduced for appropriating monies out of the Consolidated Fund of India to meet the said grants as provided under Article 114. Article 114 में एक वर्ड यूज किया गया है appropriation bill। और सबसे पहले तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो मैंने आपको बताया, जब एस्टिमेट को, जो बजट एस्टिमेट को सबसे पहले तो लोकसभा मेंबर जब उस पर वोट करेगी, उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना होता है एज अ मनी बिल। और वो एप्रोप्रिएशन बिल इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इट एक्चुअली गिव्स द फाइनेंस मिनिस्टर द पावर टू अप्रोप्रिएट मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तभी वो पैसा जो है उनके हाथों में आएगा और उसी से ही वो बजट के एक्सपेंसेस को अलोकेट किया जाएगा। द एप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट to incur expenditure from and out of the Consolidated Fund of India. The procedure for passing this bill is the same in case of other money bills. ये appropriation bill को money bill के जैसा ही से पास किया जाता है। अगर मैं money bill की बात करूं तो it has been defined under Article 110. The finance bill, उसके बाद आता है finance bill। हम finance bill के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके बाद वो पास होने के बाद वो finance act बन जाता है। अब देखते क्या है ये। The finance bill is a part of budget of India which specify all legal amendments required for the changes in taxation proposed by the finance minister. The lower house of the parliament, Lok Sabha, needs to pass finance bill as a money bill. After Lok Sabha's approval, bill becomes finance act. बहुत जरूरी होता है बजट के साथ फिनांस बिल को पास कराने के लिए। फिनांस बिल को क्यों लाया जाता है? टू मेक एनी चेंजेस इन द टैक्सेशन प्रपोज्ड बाय द फिनांस मिनिस्टर। जितने भी चेंजेस जो किए गए हैं या किए जाएंगे बाय द फिनांस मिनिस्टर फॉर द करंट बजट सेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो वो एप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ फिनांस बिल भी लाए और उसे बिल्कुल मनी बिल की तरह ही उसे पास कराए। और उसके बाद उसे पास होने के बाद ये फिनांस एक्ट बन जाता है। और इसमें सबसे पहली तो गौर करने की बात है कि आर्टिकल 110 में इसका प्रोविजन दिया गया है एंड इट हैज टू बी पास्ड इन द लोकसभा ओनली। राज्यसभा करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, उसके बाद स्टेप आता है वोट ऑन अकाउंट का। अब आपको बताती हूँ ये है क्या। ये pending the completion of the parliamentary procedures relating to the voting on the demand for grants and passing of the appropriation bill, the constitution under article 116 grants power to the Lok Sabha to make a grant in advance for authorizing the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, referred to as vote on account. The Lok Sabha also has the power to make grants for meeting unexpected demands, referred to as vote of credit. देखिए, एक तो ये लंबा प्रोसीजर है क्योंकि सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि फिनांस मिनिस्टर को पहले तो डिमांड फॉर ग्रांट्स रेज करना है, उसे वोट करा के पास करना है, उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल की बात आती है, फिर मनी बिल की बात आती है। तो ये सब करते करते एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर इस चीज को पहले ही इम्प्लीमेंट किया जाए तो बजट का जो अमाउंट है वो पास ही नहीं हो पाएगा, बजट अटक के रह जाएगा। तो एक एक्सेप्शनल पावर दी गई है to the Lok Sabha under Article 116 which deals with votes on account, कि जो पैसा जो एस्टिमेट जो बजट में जो फिनांस मिनिस्टर जिसे रेस करता है उसे उस अमाउंट को इन एडवांस वो पे करती है गवर्नमेंट को कि टू मीट दी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद ही अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो पहले ही एक एडवांस में अमाउंट दे देती है कि आप इसी अमाउंट में आपको जितने भी एक्सपेंडिचर आपको इनकर करना है आप इसमें करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे स्टेप आप नहीं फॉलो कर सकते। जो हमने आपको बताया डिमांड फॉर ग्रांट से एप्रोप्रिएशन बिल, इन सारे प्रोसीजर को भी फॉलो करना है, लेकिन एक एडवांस में दिया गया है टू मीट द कॉन्टिजेंसीज। उसके बाद हम देखते हैं फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट।
In addition to the budget documents, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 mandates that certain additional documents shall be laid before Parliament. This includes macroeconomic framework for the relevant financial year, fiscal policy strategy. फिस्कल आप समझते ही होंगे, जो डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसी को हम फिस्कल कहते हैं. तो फिस्कल भी कई तरह के होते हैं, जैसे मिड टर्म के, मीडियम टर्म का हो गया, और फिर शॉर्ट टर्म के भी फिस्कल होते हैं. उसके बाद है कि एक इन एडिशन टू द बजट डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक और चीज होता है कि आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी पार्लियामेंट में पेश करना होता है. इट इज नोन एज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट अकॉर्डिंग टू द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. और इसमें क्या क्या चीजें होती है, इंक्लूड से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं तो इट इज एक्चुअली द डिसीजन विच इज मेड बाय द स्टेट एंड द कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट्स for the welfare of the what to say in the context of the economy, for the welfare of the economy you may say. तो ये एक डॉक्यूमेंट में, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट में लाना होता है. ये सारी चीजें इसमें दी हुई होती है. इसमें आपको दिखाना, इसमें मतलब कि जो पेश कर रहा है उसे दिखाना है कि फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कितनी रहने वाली है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क का स्टेटमेंट क्या होगा, ये सब कुछ होता है. अपॉन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन obtained under Article 117 clause 1 and 117 clause 3 for introduction and consideration of the budget, it is laid before the Lok Sabha by the finance minister. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे ये बजट कैसे पेश होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज टू बी प्रेजेंटेड अपॉन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. जिसे कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही ये पेश होता है. एंड दिस पावर हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 117 विच डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंस बिल. ये बात सही है कि फिनेंस मिनिस्टर बजट को पेश जरूर करता है, बट इट हैज टू बी अपॉन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. तो बजट पेश करने से पहले दे आर द फिनेंस मिनिस्टर एक्चुअली गोस इनटू मेनी डिस्कोर्सेस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस with the president, and thereafter only he approves the same, he recommends the same, and then the budget is presented in the Lok Sabha or in the House of the People. अब आगे जानेंगे what are budget estimates. Every year the budget is presented before Parliament by the Union Finance Minister. During the speech, the funds allocated for various jobs and activities and ministries are laid out. These numbers are called budget estimates. For example, if the government sets rupees 1,000 crore aside for defense, then rupees 1,000 crore will be the budget estimate for defense for the given financial year. तो बजट एस्टिमेट क्या होता है? ये जो अमाउंट जो सरकार जो बताती है, जैसे इस साल कुछ रखा गया टारगेट 39.45 लाख करोड़ का जो बजट एस्टिमेट है, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ बजट का अमाउंट है. ये एस्टिमेट है. मतलब क्या है? दिट मीन्स इट इज एक्चुअली गवर्नमेंट्स विशेस एंड एम्बिशंस दैट इट वांट्स टू स्पेंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मतलब ये अमाउंट गवर्नमेंट अगले साल तक पे कर सकती है, इसी को ही हम बजट एस्टिमेट कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि इसमें एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड दैट इट विल स्पेंड 1000 करोड़ फॉर डिफेंस. तो इसका बजट एस्टिमेट क्या हुआ? 1000 करोड़ फॉर द डिफेंस. One thing to note here is that these estimates are not exact numbers of the final commitment by the government to any particular sector. These are just estimates of the extent of expenditure the government is willing to go for. The government later gives a revised estimate of how much is possible for it to extend to the said sector. अब इसमें दो बातें आ जाती है, एक आती है बजट एस्टिमेट एंड द नेक्स्ट कम द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स. बजट एस्टिमेट का ये मतलब होता है कि अगर मैंने कहा, मतलब अगर सरकार ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए आई हैव सेट इट फॉर द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द डिफेंस सेक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000 के 1000 करोड़ ही डिफेंस सेक्टर को मिलेंगे. ये एक तरीके से एक एस्टिमेट बनाया गया कि हाँ इतना तक हम दे सकते हैं. वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है. और रिवाइज एस्टिमेट का यही मतलब होता है कि जब सरकार एक एस्टिमेट को रिवाइज करके कहती है कि इतना ही हम स्पेंड कर सकते हैं, सो दैट इज नोन एज रिवाइज एस्टिमेट. अब देखिए बजट एट ए ग्लास. अब इस चीज को देखिए आप, यहाँ पे 2022 टू 2023 बीई दैट मीन्स बजट एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीज दी गई है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. तो अगर मैं रिसीट्स की यहाँ पे बात करूं, ये देखिए इसमें रेवेन्यू जो बता रहा है, ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. रिसीट्स में रेवेन्यू को देखिए और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू को देखिए. जो डिफरेंस जो रहेगा रिसीट्स एंड रेवेन्यू, उसी को हम फिर डेफिसिट में जाएंगे, वो डेफिसिट में जाएगा. जैसे यहाँ पे रेवेन्यू अगर बताया जाए तो क्या हो सकता है, एक अमाउंट जो रिसीव करती है गवर्नमेंट, और
ये अमाउंट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, रिसीट्स का ये मतलब नहीं होता है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली आई मीन क्रिएटिंग न्यू एसेट्स, एंड रिसीट का ये भी नहीं मतलब होता है कि द गवर्नमेंट इज बाय जनरेटिंग द रिसीट इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज। ये दोनों का ही मतलब नहीं होता, बल्कि इन दोनों के बीच का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि रिसीट्स में क्या क्या आ सकता है। एक तो आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स भी होती है, आगे हम देखेंगे। तो टैक्स में क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें आपका जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। नॉन रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं तो ये ऐसी चीजें होती है जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि अगर जैसे किसी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का कोई शेयर है तो गवर्नमेंट उसे बेच के जो पैसे कमा रही है, और या तो फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब उसमें फायदा होता है तो डिविडेंड मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करती हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो जाएगा आपका पेमेंट ऑफ सैलरी, जो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है उसमें पेंशन भी अमाउंट इंक्लूडेड है, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, इट इज एक्चुअली फॉर मीटिंग दी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और उसके साथ साथ ये रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये डे टू डे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट अगर एक्वायर किया तो उसे मेंटेन करने का भी खर्चा है, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। अब ये डेफिसिट देखिए कैसे जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स की बात करो जो सरकार कमाती है एक साल में, जो एस्टिमेट के हिसाब से 2022 से 2023 का, इट इज कमिंग टू 22,0422 लाख करोड़। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 31,94,663। इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है, तो दैट मीन देयर इज अ डेफिसिट। तो यही चीज बताया, द यूनियन बजट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने अभी अब आपको बताया। सो टैक्स, अगर रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं तो इट इज एक्चुअली फर्दर क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आएगा आपका, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, सेस एक्सेट्रा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूं, इट विल इंक्लूड रिसीट फ्रॉम द गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट प्रोसेस लाइक स्टेक सेल इन वेरियस पीएसयू, जैसे पीएसयू में जो गवर्नमेंट की जो शेयर हुई उसे बेच के जो पैसा आया वो हुआ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इट विल ऑल्सो इंक्लूड डिविडेंड इनकम which the government receives as a shareholder of the various PSUs, जो एज अ शेयर होल्डर जो पैसा जो गवर्नमेंट इनकम करती है फ्रॉम द डिविडेंड, उसे कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बजट कुछ भी नहीं है, इट इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना इनकम आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, इसी को ही बजट एस्टिमेट कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में। The finance minister said that the revised fiscal deficit in the current year is estimated at 6.9% of GDP. GDP का क्या मतलब हुआ? GDP का मतलब हुआ कि एक साल में जितने भी प्रोडक्शंस और सर्विसेज हुए हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट, उसके मार्केट वैल्यू को, उसके एक्चुअल वैल्यू को ही कहा जाता है जीडीपी। इसमें प्रोडक्ट्स का भी होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स जो एक साल में जितने भी उसके प्रोडक्शन हुए हैं उसका जो मार्केट वैल्यू हुआ, उसके साथ साथ इसमें सर्विसेज भी आते हैं। सर्विसेज का तो रहता ही है रोल, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितने सारे मतलब जो ऑफिस डिपार्टमेंट है, इसमें क्या अच्छे काम हुए हैं वो भी सर्विसेज में ही गिना जाता है। सो इस इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 6.9% ऑफ जीडीपी एज अगेंस्ट 6.8% प्रोजेक्टेड इन द बजट एस्टिमेट्स। तो इसे रिवाइज किया गया। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस साल 6.8% होने वाला है, बट इट इज लेटर रिवाइज टू फिस्कल डेफिसिट टू 6.9%. The fiscal deficit in 2022 to 2023 is estimated at 6.4%. जो 6.8% की बात करिए, इट इज फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, और अगर 2022 से 2023 जो करंट ईयर का जो रहने वाला है, इट इज एक्चुअली एस्टिमेटेड एट 6.4% ऑफ जीडीपी। हाउएवर फिनांस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि बाय 2025 to 2026 the nation is expecting
फॉर अ लोअर फिजिकल डेफिसिट दैट इज 4.5% ऑफ जीडीपी। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 से 2026 के बीच में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है वो और कम रहेगा, दैट इज 4.5% ऑफ द जीडीपी। तो जितना आपका फिजिकल डेफिसिट, जितना ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है जितना ज्यादा कम रहता है उतना किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। While setting the fiscal deficit level in 2022-2023, she called for nurturing growth through public investment to become stronger and sustainable. तो ये तभी अचीव किया जा सकता है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इसलिए इस साल का यही मोटो है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये आप याद रखिएगा। 2021 से 2022 का जो रिवाइज एस्टीमेट रहा है वो 6.9% है, और इस साल का जो होने वाला जो एस्टीमेट किया जा रहा है 2022-2023 इट विल बी 6.4% ऑफ जीडीपी। तो फिजिकल डेफिसिट याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट कम इज द ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट का जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इस साल मतलब कितने कौन कौन से मिनिस्ट्रीज किस किस स्कीम में कितने एलोकेशंस रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं डिस्कस करूंगी। क्या क्या एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट के, हमारा नेशन क्या आगे जाके कितना कम्पिटिटिव बन सकता है इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज, तो वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।